अभी तक हम लोग जो रेजोनेंस में पढ़े, पहला हमारा जो टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट, फिर पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस सर्किट, दो टॉपिक कवर कर चुके। अब मैं क्वालिटी फैक्टर के बारे में बात करता हूँ, क्यू फैक्टर के बारे में बात करता हूँ। और ये सीरीज आरएलसी के अंदर में बात करूंगा मैं रेजोनेंस की कंडीशन पे, पैरेलल आरएलसी के अंदर बात करूंगा एट द रेजोनेंस कंडीशन। तो देखेंगे क्वालिटी फैक्टर क्या होता है सीरीज आरएलसी रेजोनेंस के लिए और पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि क्यू फैक्टर क्या चीज होती है, तो क्वालिटी फैक्टर डिस्क्राइब्स द एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन आरएलसी नेटवर्क। Quality factor describes the energy storage capability of inductor and capacitor in RLC network. The high value of quality factor represents the high energy storage capability of network. अगर हमारे पास क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी जो एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी होगी इंडक्टर और कैपेसिटर की ज़्यादा होगी और ये हमारे लिए ज़्यादा गुड सर्किट होगा। तो हमेशा हम चाहते हैं कि एक सर्किट में जब भी हम बात करते हैं कि एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी एक इंडक्टर और कैपेसिटर की ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी अगर आप ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी अगर हो, इसका अंदर उस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो क्वालिटी फैक्टर अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि क्वालिटी फैक्टर जैसे सपोज करो मैं एल के लिए डिफाइन किया, तो ये आ गया आपके पास डेफिनेशन 2 पाई एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर डिवाइड बाय एनर्जी डिसिपेटेड बाय रजिस्टर, एनर्जी डिसिपेटेड बाय आर पर साइकिल, पर साइकिल। ये क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन बोला। द मैथमेटिकली क्वालिटी फैक्टर डिफाइंड एज 2 पाई इनटू एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर और एनर्जी डिसिपेटेड बाय आर पर साइकिल। अगर मैं कैपेसिटर के लिए डिफाइन करूं फॉर सी, सेम आपके पास वही स्टाइल 2 पाई इनटू एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर डिवाइड बाय एनर्जी डिसिपेटेड बाय आर बाय आर पर साइकिल। ये तो अगर मैं Q की बात कर रहा हूं कि L के लिए क्या होगा, C के लिए क्या होगा, तो लिखा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर डिवाइड बाय एनर्जी डिसिपेटेड बाय आर पर साइकिल और 2 पाई इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर और एनर्जी डिसिपेटेड बाय आर पर साइकिल। अब ध्यान से देखना कैसे यूज करना। भी हो सकता है कि हमको सिंपल एक रिजल्ट पता होना चाहिए क्वालिटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, बट मैं थोड़ा सा बेसिक में जा रहा हूँ कि जैसे आपको गुड आइडिया हो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, अगर मैं लिख रहा हूँ एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, इसको मैं लिख दे रहा हूं हाफ एल आई नॉट स्क्वायर जूल। अब आई नॉट जो है वो पीक वैल्यू है, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू द पीक वैल्यू। चलो ठीक है, आई नॉट आपके पास पीक वैल्यू है। अब एनर्जी डिसिपेटेड बाय रजिस्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देखते हैं ना, तो अगर मेरे पास एक सिग्नल है, ये आपके पास एक साइनसोइडल सिग्नल है, ये इसका टाइम पीरियड ये होगा, द टाइम पीरियड फंडामेंटल टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस वन, अगर आपके पास V साइन ओमेगा टी कोई सिग्नल है, दिस। अब ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं कि पावर कितना होता है किसी रजिस्टर में, किसी रजिस्टर का पावर कितना होता है IRMS स्क्वायर इंटू आर। ये सब आपके लिए बता रहा हूं, अदरवाइज इनकी जरूरत उतनी नहीं रहती। आपको तो सिर्फ क्वालिटी फैक्टर का रिजल्ट पता होना चाहिए, थोड़ा सा सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, काफी है। बट फिर भी थोड़ा सा बेसिक अगर आपको गुड आइडिया हो तो एक अच्छी बात है टेक्निकली। तो PR की वैल्यू IRMS स्क्वायर इंटू आर है, और अगर इसको मैं पीक वैल्यू के फॉर्म में लिखूंगा तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 आ जाएगा, ये पावर वॉट। अब ये आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 आ गया पावर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू। अब अगर मैं बोल रहा हूँ देखो एनर्जी कितना होगा ER, और वो भी पर साइकिल है, तो एनर्जी जो होगा वो इंटीग्रेट कर लो 0 से T नॉट में, 0 से T नॉट में इंटीग्रेट कर लो पावर को DT। तो ये आंसर आ गया हाफ, मतलब आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू T नॉट। ये आपके पास ER की वैल्यू होगी, ये जो ठीक है ER की वैल्यू। तो मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी जो होता है आपके पास रजिस्टर में, जो एनर्जी होगा पर साइकिल, वो पावर को इंटीग्रेट किया और सिंपल आ गया। अब क्या हो रहा है कि अगर मेरे को L का लिखना है, ध्यान रखना आपके पास कैसे डिराइव होता है ये चीज, तो 2 पाई हाफ L आई नॉट स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई एनर्जी डिसिपेटेड बाई आर पर साइकिल है, पर साइकिल जैसे मैं लिखा तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू T नॉट। इसमें से आई नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट, ओके।
और 2 पाई बाई टी नॉट जो होता है 2 पाई बाई टी नॉट दैट मीन्स द ओमेगा नॉट हो गया, ठीक। और ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया और ये आपके पास आ गया L बाई आर। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये आ गया ओमेगा नॉट L बाई आर। ये इसका मतलब अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर की बात करूं तो देखो ओमेगा नॉट L बाई आर आ गया। क्या आ गया? ओमेगा नॉट L बाई आर। अब ये ओमेगा नॉट L बाई आर आ गया तो क्वालिटी फैक्टर आपके पास एक इंडक्टर की बात की है तो ये ओमेगा नॉट L बाई आर आ गया। ओमेगा नॉट L को मैं XL लिख सकता हूँ, XL बाई आर आ गया। आई मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं IXL और IR, तो IXL मतलब VL हो गया और IR मतलब VR हो गया, तो VL बाई VR आ गया। अब वो तो हमको पता है कि VL बाई VR को मैं V इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि V की वैल्यू VR होता है एट द रेजोनेंस, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अगर मैं रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ तो रजिस्टर वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, तो क्वालिटी फैक्टर VL बाई VR होगा। सब के सब क्वालिटी फैक्टर है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ओमेगा नॉट L बाई आर, XL बाई आर, VL बाई VR और VL बाई V। अब क्या है, ये रेजोनेंस है इसलिए रजिस्टर वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज के बराबर होता। अगर ये कॉइल होता, क्वालिटी फैक्टर अगर आप कॉइल की बात करोगे कभी तो कॉइल का क्वालिटी फैक्टर ना रजिस्टर वोल्टेज अपॉन इंडक्टर वोल्टेज होता है। और अगर मैं बात करूं कि देखो ये XL बाई VR की वैल्यू जो है आपके पास ये VL अपॉन VR होता है, तो VL मतलब XL आई कैंसिल आउट और XL बाई आर होता है और इसको आप ओमेगा L बाई आर होता है। ओमेगा नॉट रेजोनेंस नहीं है, ये सिंपली किसी कॉइल का क्वालिटी फैक्टर जो होता है आपके पास एक प्रैक्टिकल कॉइल का क्वालिटी फैक्टर ओमेगा L बाई आर होता है, सिर्फ ओमेगा L बाई आर। इसका भी ओमेगा L बाई आर है, बट ये ओमेगा नॉट जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है क्योंकि हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। एक सीरीज आरएलसी सर्किट जब रेजोनेंस पे होगा तो ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट होगा। एक कॉइल के लिए सिर्फ ओमेगा L बाई आर होता है, सिर्फ ओमेगा L बाई आर, VL बाई VR। हमारा भी VL बाई VR था बट रेजोनेंस चल रहा है इसलिए VL बाई V लिख दिया। अब अगर मैं बोलूं कि L के लिए अगर आप बात कर ही रहे हो और आपका रिजल्ट है ओमेगा नॉट L बाई आर, तो L बाई आर ये बाहर आया, ओमेगा नॉट की वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना होता है 1 बाई अंडर रूट LC, तो आंसर आ गया 1 अपॉन R अंडर रूट L बाई C। 1 बाई R अंडर रूट L बाई C एक क्वालिटी फैक्टर का आंसर है। 1 बाई R अंडर रूट L बाई C किसका आंसर है? क्वालिटी फैक्टर का आंसर है। किसके लिए? एक इंडक्टर के केस में हम ऐसी बात कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने देर से हम इंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं क्वालिटी फैक्टर का, तो क्वालिटी फैक्टर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे पावर फैक्टर एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है एसी एनालिसिस में, वैसे क्वालिटी फैक्टर एक इंपॉर्टेंट टर्म है जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं, स्पेशली रेजोनेंस की बात करते हैं। तो ये सब कुछ गुड आइडिया होना चाहिए आपको, गुड आइडिया जितना बोर्ड में लिखा है सब कुछ। अब अगर मैं ये बात कर लेता कैपेसिटर के लिए तो क्या होता, तो कैपेसिटर के लिए बात करता तो 2 पाई तो था हाफ C V नॉट स्क्वायर जूल होता, और ये जो एनर्जी डिसिपेटेड बाई आर पर साइकिल है वो तो सेम आता, तो I नॉट स्क्वायर R बाई 2 T नॉट होता। 2 पाई बाई टी नॉट जो है वो ओमेगा नॉट आ गया, 2 पाई बाई टी नॉट। 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आंसर आ गया CV नॉट स्क्वायर अपॉन I नॉट स्क्वायर आर, ये इतना आ गया। अब ध्यान से अगर मैं देखूं कि ये तो ओमेगा नॉट है, ये C है, V नॉट की वैल्यू हो गया I नॉट इंटू XC मैग्नीट्यूड, I नॉट XC का स्क्वायर डिवाइड बाई I नॉट स्क्वायर आर, ठीक है। फिर बोला कि चलो ठीक है ओमेगा नॉट तो है ही, ये है C I नॉट का स्क्वायर और XC का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन ओमेगा C, तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट C का स्क्वायर डिवाइड बाई I नॉट स्क्वायर और R। I नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? ओमेगा नॉट बचा, ठीक है। I नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, C बचा, 1 अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया, C का स्क्वायर हो गया और डिवाइड बाई R आ गया। ध्यान से देखा जाए तो एक ओमेगा नॉट कैंसिल आउट हो गया, एक C कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन R ओमेगा नॉट C आ रहा है, 1 अपॉन R ओमेगा नॉट C आ गया क्वालिटी फैक्टर। तो आपको तो सिर्फ ये पता होना चाहिए जो लास्ट का रिजल्ट है, जस्ट आपको डिराइव करके दिया हम। अगर ये क्वालिटी फैक्टर अगर आपके पास आ रहा है 1 अपॉन R ओमेगा नॉट C, तो एक्चुअली तो XC बाई R आ गया क्योंकि XC तो 1 अपॉन ओमेगा C होता है, XC बाई R आ गया। अगर मैं I का मल्टीप्लाई कर लूं तो ये आ जाएगा VC बाई VR आ गया। बट रेजोनेंस के केस में जब आप बात करते हो तो जो रजिस्टर का वोल्टेज होता है वो अप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है इन केस ऑफ रेजोनेंस। अदरवाइज तो एक आरसी नेटवर्क में क्वालिटी फैक्टर VC बाई VR लिख सकते हो आप, तो ये VC बाई V हो गया अभी। अब अगर ध्यान से देखा जाए कि ठीक है इतना सब कुछ हो गया, क्या क्वालिटी फैक्टर एक सर्किट का तो एक ही होना चाहिए? अगर मैं रेजोनेंस की बात कर रहा हूं तो 1 अपॉन RC और ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट LC अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो कितना हुआ? अंडर रूट तो 1 बाई R हुआ, अंडर रूट LC ऊपर गया तो अंडर रूट L बाई C आ गया। इसका मतलब है रेजोनेंस में जब आप बात करते हो तो क्वालिटी फैक्टर का आंसर सेम आता है। इसका मतलब है कि अगर मैं रेजोनेंस की बात चल रही है, रेजोनेंस की बात चल रही है, एक इंडक्टर के बारे में बात करूं,
चाहे फिर कैपेसिटर के बारे में बात करो, क्वालिटी फैक्टर का आंसर इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट पैरामीटर 1/r अंडर रूट L/C, और ये इंपॉर्टेंट है। जब इंडिविजुअल बात कर रहे थे एल और सी की, तो फिर इंडक्टर वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टर वोल्टेज था, यहाँ पे कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टर वोल्टेज था, इंडक्टर वोल्टेज बाय रेजिस्टर वोल्टेज, कैपेसिटर वोल्टेज बाय रेजिस्टर वोल्टेज। रेजोनेंस में VRV होता है, यहाँ पे भी VRV हो गया। हाँ, जब आप सॉल्व किए तो ओमेगा नॉट L/R का आंसर 1/R ओमेगा नॉट C के बराबर होता है। ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए रेजोनेंस के केस में क्वालिटी फैक्टर का आंसर 1/R अंडर रूट L/C हो गया, और उस पर इतना बेसिक सा क्वेश्चन फ्रेम भी हो जाता है। कभी कभी लोग बात कर देते हैं कि देखो आप R को डबल कर दो, R को आप इंक्रीज कर दो, 2R कर दो, L को इंक्रीज कर दो, आप 2L कर दो, C को इंक्रीज कर दो, 2C कर दो, सबको डबल कर दो। तो L को डबल और C को डबल करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और R को डबल करेंगे तो हाफ हो जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर जो न्यू होता है वो पहले वाले क्वालिटी फैक्टर से हाफ हो जाएगा, ये Q/2 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन की बात, सबको डबल कर दो, L डबल C डबल तो कैंसिल आउट, R डबल कर दिया तो क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, हाफ हो गया। तो जस्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि देखो इतना किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर डिवाइड बाय एनर्जी डिसिपेटेड बाय R पर साइकिल, पूरा डेरिवेशन पूरा आपके पास लिखने का, सबको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो R के लिए क्या, L के लिए क्या होता है। तो देखो पूरा लिखा हुआ क्वालिटी फैक्टर L के लिए, क्वालिटी फैक्टर C के लिए क्या होता है वो भी पूरा लिखा हुआ है। जस्ट मैं डेरिवेशन आपके लिए किया कि आपको आइडिया। हाँ, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है 1/R अंडर रूट L/C नेटवर्क एलिमेंट के टर्म्स में, ये जो है वो आपके पास वो नेटवर्क एलिमेंट के टर्म्स में, ये आपको आइडिया होना चाहिए 1/R अंडर रूट L/C। अब देखना मैं क्या क्या बात करता हूं इस जगह पे। तो क्वालिटी फैक्टर में बोला है कि इंपॉर्टेंट टर्म होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें तो क्वालिटी फैक्टर को आप एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप रख सकते हो क्वालिटी फैक्टर को, ठीक है, ओके। अब आप अगर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो क्वालिटी फैक्टर को, तो क्वालिटी फैक्टर का आंसर जो आया एक सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट में 1/R अंडर रूट L/C आया, ठीक है, चलो गुड, ओके। अब मैं बोल रहा हूं कि बताओ बैंडविड्थ कितना था सीरीज RLC नेटवर्क का, बैंडविड्थ कितना था R/L रेडियन पर सेकेंड, C पे डिपेंड नहीं करता है, और ओमेगा नॉट की वैल्यू कितना था 1/R अंडर रूट LC रेडियन पर सेकेंड, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ ओमेगा नॉट बाई बैंडविड्थ अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, ओमेगा नॉट बाई बैंडविड्थ परफॉर्म कर रहे हो, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 अंडर रूट LC, और बैंडविड्थ से आप डिवाइड कर रहे हो तो यार नीचे गया और L ऊपर चला गया, रिजल्टेंट आंसर आ गया 1/R अंडर रूट L/C। और इसको ध्यान से देखोगे तो क्वालिटी फैक्टर का आंसर है। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ओमेगा नॉट बाई बैंडविड्थ होता है, और अगर ओमेगा नॉट कांस्टेंट हो तो क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ भी हो जाता है, क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ भी हो जाता है अगर ओमेगा नॉट कांस्टेंट हो तो। ये इसलिए जब आप बोलते हो ना कि अगर आपके पास ऐसा कोई फिगर है या आपके पास ये बैंडविड्थ है, और अगर आप बैंडविड्थ की वैल्यू कम करते जा रहे हो, बैंडविड्थ की वैल्यू कम करते जा रहे हो, नेटवर्क में ज़्यादा बात नहीं करते इस टाइप के लोग, कम्युनिकेशन वगैरह में ज़्यादा बात करते हो, सबका ओमेगा नॉट सेम है, सबका ओमेगा नॉट सेम है, सबका बैंडविड्थ जो है आपके पास इसका ज़्यादा, इसका कम, इसका कम, तो क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ है। इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर अगर Q1 होगा, इसका क्वालिटी फैक्टर Q2 होगा, और इसका क्वालिटी फैक्टर Q3 होगा, इसका बैंडविड्थ B1 होगा, इसका बैंडविड्थ B2 होगा, इसका बैंडविड्थ B3 होगा, बैंडविड्थ कम होते जा रहा है। तो ऑर्डर ऑफ बैंडविड्थ कितना हो गया, B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3, ये ऑर्डर ऑफ बैंडविड्थ है, B1 से ज्यादा, B1 सबसे ज्यादा, उसके बाद B2 और फिर B3, ये ऑर्डर ऑफ बैंडविड्थ। अब ये ऑर्डर ऑफ बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो क्वालिटी फैक्टर का आपके पास ऑर्डर कितना होगा, तो क्वालिटी फैक्टर का ऑर्डर अपोजिट होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्वालिटी फैक्टर जो होगा वो थर्ड वाले का होगा जिसका बैंडविड्थ कम है, फॉर ए सेम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। तो क्वालिटी फैक्टर इज आल्सो रिफर्ड एज सिलेक्टिविटी ऑफ फिल्टर, समटाइम्स इट इज आल्सो रिफर्ड एज सिलेक्टिविटी ऑफ फिल्टर। IAS वगैरह में ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, सिलेक्टिविटी ऑफ फिल्टर बोला, तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर वे में। तो ये आपके पास दिखा, ये जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट है। बस अगर हम अपने नेटवर्क की बात करें तो हमारे लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ होता है, भूलना नहीं है। कई बार लोग होता है बैंडविड्थ बाय ओमेगा नॉट कर देते, कई लोग ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ, तो ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। ये गुड कंसेप्ट है। देखेंगे अभी अपन कि ये तो सीरीज RLC की बात चल रही, पैरेलल RLC में क्या होता होगा और कौन कौन से रिजल्ट चेंज होंगे, कौन कौन से सेम रहेंगे, देखना इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो जस्ट आपको एक गुड आइडिया है, तो गुड आइडिया के लिए मैं इतने सारे पॉइंट्स की बात किया कि इतना गुड आइडिया आपको रखना चाहिए, ठीक है, ओके। अब अगर मैं बोलूं कि देखो सीरीज RLC सर्किट है, क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू आपके पास वो लिख दी, इसको हटा रहा हूं, ये रिलेशनशिप एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। क्वालिटी फैक्टर जब आप लिख रहे हो L के लिए SC के लिए लिख रहे हो, तो क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू है, क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो VL बाई VR। अब वो तो अच्छी बात है कि VR की वैल्यू V है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट रेजोनेंस के केस में,
तो VL कितना हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज इंडक्टर का वोल्टेज, क्वालिटी फैक्टर इनटू अप्लाई वोल्टेज। अगर मैं इसके फेजर फॉर्म की बात करूं कि देखो इंडक्टर वोल्टेज का फेजर फॉर्म कितना होगा सीरीज RLC में J, तो J आ गया 90 डिग्री और J QV हो गया। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो देखो VL का मैग्नीट्यूड V से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, नॉर्मली क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये इंटरेस्टिंग बात है कि जितना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो उससे ज्यादा वोल्टेज तो एपीएस हो रहा है इंडक्टर के क्रॉस। ऐसा डीसी में नहीं हो सकता है। डीसी में अगर मैं 10 वोल्ट दे रहा हूं तो किसी जगह 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, बट हम पढ़ रहे हैं एसी सर्किट, इसमें अगर 10 वोल्ट का अगर आप एक एसी सोर्स लगाओ तो हो सकता है कि इंडक्टर के क्रॉस 20 वोल्ट मिल जाए, ऐसा हो सकता है। सिमिलरली क्वालिटी फैक्टर की बात अगर मैं करूं कि क्वालिटी फैक्टर और कैपेसिटर के लिए लिख रहा हूं तो VC बाई वी आर और वी आर की वैल्यू V एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे ये, तो कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू कितना हो गया, कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू Q इंटू V हो गया। तो अगर मैं कैपेसिटर वोल्टेज का अगर मैं फेजर फॉर्म की बात कर रहा हूं, तो ये हो गया माइनस J QV ये। तो कैपेसिटर वोल्टेज की जो वैल्यू होगा इसका मैग्नीट्यूड भी देखो अप्लाई वोल्टेज से ज्यादा होगा। अलग बात है कि J QV लिखते हैं, इसका मतलब QV एंगल ऑफ 90 डिग्री होता है इंडक्टर वोल्टेज, और माइनस J QV लिख रहे हैं इसका मतलब है QV एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री। तो हमको पता है इंडक्टर वोल्टेज लीड करता है J से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर वोल्टेज माइनस J से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटर वोल्टेज देखो अप्लाई वोल्टेज से ज्यादा आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस के केस में जितना वोल्टेज आप अप्लाई करते हो उससे ज्यादा वोल्टेज तो इंडक्टर के क्रॉस होता है, उससे ज्यादा वोल्टेज तो कैपेसिटर के क्रॉस होता है, बस क्वालिटी फैक्टर 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे की पॉइंट आता है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सीरीज RLC resonance circuit is also referred as voltage amplifier circuit. Series RLC resonance circuit is also referred as voltage amplifier circuit because voltage across inductor and capacitor are greater than applied AC input voltage. तो इंडक्टर वोल्टेज का अप्लाई वोल्टेज से ज्यादा होना, कैपेसिटर वोल्टेज का अप्लाई वोल्टेज से ज्यादा होना ड्यू टू हाई क्वालिटी फैक्टर एक वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट के समान बिहेव करता है। कि एम्पलीफायर सर्किट क्या होता है, आप अगर 1 मिली वोल्ट का एक सिग्नल दे रहे हैं और अगर आपके पास आउटपुट में अगर 10 मिली वोल्ट होकर अगर मिल गया 10 टाइम्स अगर वो एम्पलीफाई हो गया तो एक एम्पलीफायर हो गया। अब जितना दे रहे थे अगर उतना भी नहीं मिल पाया तो फिर एम्पलीफिकेशन कैसे होगा, तो मैग्नीट्यूड का बढ़ना, जितना आप अप्लाई कर रहे हो उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का अपीयर्स होना, दैट मींस एम्पलीफिकेशन, दैट मींस एम्पलीफायर। तो मैं बोला वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट बोलेंगे इसको अपन, ठीक है, गुड है। तो ये सब काम आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडक्टर वोल्टेज क्या होता है, कैपेसिटर वोल्टेज क्या होता है फेजर के फॉर्म में, किसमें प्लस 90 होता है किसमें माइनस 90 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा बता दिया था मैं। तो ओवरऑल आपको समझ आया कि ठीक है एक सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ का रिलेशनशिप भी अपने को आइडिया हो गया, इतने सारे हम बात भी कर लिए, हम बोल दिए कि ये तो एक वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट होता है सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट। अब अगर मैं बोलूं कि चलो पैरेलल RLC रेजोनेंस सर्किट में अगर हम बात करें, किसमें बात करें, पैरेलल RLC रेजोनेंस सर्किट में क्या होगा, ये क्वालिटी फैक्टर वाला पार्ट, पैरेलल RLC रेजोनेंस सर्किट में क्या होने वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है जैसे सीरीज RLC में क्वालिटी फैक्टर जब हम डिफाइन कर रहे थे L के लिए तो VL बाई VR था। अगर मैं क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहा हूँ L के क्रॉस में और भी पैरेलल में तो IL बाई IR होगा, IL बाई IR होगा बोला, और IL की वैल्यू हो गया V बाई XL और IR की वैल्यू हो गया V बाई R। तो एक्चुअली आंसर R बाई XL आ गया, डायरेक्टली लिख रहा हूँ ये R बाई ओमेगा L हो गया। इसका मतलब है कि क्वालिटी फैक्टर पैरेलल RLC सर्किट में जब हम बात करते हैं देखो R बाई ओमेगा L है, R बाई ओमेगा L, वहां पे तो ओमेगा L बाई R, तो यहाँ पे देखो आपके पास IL बाई IR, ये IL बाई IR, वहां पे VL बाई VR था, तो R बाई ओमेगा L हो गया बोले क्वालिटी फैक्टर। अब अगर मैं बोलूँ कि देखो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू R अपान ओमेगा नॉट L लिख देते हैं एट द रेजोनेंस, R अपान ओमेगा नॉट L, या मैं बोल देता हूँ आपके पास कि यहाँ पे IL बाई IR है और IR की वैल्यू I है, क्योंकि रेजोनेंस में रजिस्टर करंट की वैल्यू अप्लाई करंट के बराबर होता है। ये सब पैरेलल RLC चल रहा है। अब अगर मैं बोलूँ कि देखो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू R बाई L है, क्यों ना ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट LC रख देते, तो देखो ऐसा किया तो R यहाँ आ गया और यहाँ पे आ गया आपके पास अंडर रूट C बाई L। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल RLC सर्किट का क्वालिटी फैक्टर रेसिप्रोकल ऑफ सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट के क्वालिटी फैक्टर के बराबर होता है, रेसिप्रोकल। अगर आप सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर जानते हो तो पैरेलल का अपोजिट हो जाएगा, 1 अपॉन हो गया, तो जो 1 बाई R अंडर रूट L बाई C था वो R अंडर रूट C बाई L हो गया। ये क्वालिटी फैक्टर में L के लिए लिखा, ये क्वालिटी फैक्टर में L के लिए लिखा, अगर इसको मैं C के लिए लिखता तो ये IC बाई IR होता और ये V अपॉन XC बाई V बाई R होता और ये होता R अपॉन XC, और XC की वैल्यू ओमेगा C पुट करते 1 अपॉन तो R ओमेगा C हो जाता, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आपके पास इतना आ जाता जैसे यहाँ पे लिखे हम लोग, और XC की वैल्यू देखो यहाँ पे इतना आ गया। अगर रेजोनेंस की बात कर दूँ तो रेजोनेंस में आंसर कितना आ जाएगा R ओमेगा नॉट C, और ये IC बाई I हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रजिस्टर करंट ही अप्लाई करंट के बराबर होता है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ
तो ये है आर सी और ये है 1/ω0c 1/√LC। तो आंसर कितना है आर और ये आपके पास आ गया √c/L। इसका मतलब ये आंसर सेम रहेगा। पैरेलल का क्वालिटी फैक्टर सीरीज के क्वालिटी फैक्टर का रेसिप्रोकल होता है, चाहे फिर वो एल के थ्रू बात करो चाहे सी के थ्रू बात करो, सब बता दिया। तो क्वालिटी फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट कब यूज होगा वो क्वेश्चन बनाने वाला डिसाइड करेगा। जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा रिजल्ट कैसे आप यूज करोगे। तो आपको सीरीज आरएलसी के बारे में अगर गुड आइडिया है तो आप पैरेलल आरएलसी के बारे में भी गुड आइडिया रख सकते हो। क्वालिटी फैक्टर का जो आंसर था आपके पास पहले XL/R वो R/XL हो गया, जो XC/R था वो R/XC हो गया, अपोजिट हो गया। तो क्वालिटी फैक्टर का आंसर भी अपोजिट हो गया। देखो 1/QS आ गया। ओके, अब कंसेप्ट क्या है? और अगर मैं ध्यान से बोलूं कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू अगर मैं बोलूं कि देखो ω0 की वैल्यू कितना होता है 1/√LC रेडियन पर सेकंड, लेकिन बैंडविड्थ कितना होता है पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस सर्किट का बैंडविड्थ 1/RC रेडियन पर सेकंड। तो क्या ω0 बाय बैंडविड्थ कितना आ रहा है अभी? क्या क्वालिटी फैक्टर के बराबर आ रहा है? तो क्वालिटी फैक्टर ω0 बाय बैंडविड्थ, तो R ऊपर चला गया, C ऊपर चला गया, R√C/L आ गया। ये तो क्वालिटी फैक्टर के बराबर है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई। क्या एक बात कंफर्म हो गई? कि क्वालिटी फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू ω0 बाय बैंडविड्थ फॉर सीरीज आरएलसी एज वेल एज पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस सर्किट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसलिए कई बार अगर आपको कोई क्वेश्चन देगा और क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ और ω0 के बारे में बात हो रहा है तो हो सकता है वो आपको ना बताए कि सीरीज आरएलसी सर्किट है कि पैरेलल आरएलसी सर्किट है, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पता दोनों के लिए रिजल्ट सेम होता है। ω0 बाय बैंडविड्थ इज रिप्रेजेंट द क्वालिटी फैक्टर, ω0 बाय बैंडविड्थ रिप्रेजेंट द क्वालिटी फैक्टर। ये क्यों आ गया? ओके, अब मैं बोल रहा हूं देखो कि पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस सर्किट सब करंट के फॉर्म में, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। जब सीरीज आरएलसी चल रहा था तो सब वोल्टेज का फॉर्म था। सब किसका फॉर्म था? वोल्टेज का। अभी हम सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट को क्या बोले थे? वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट। क्या बोले थे? वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट। ठीक है, अगर मैं क्वालिटी फैक्टर को फिर से लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो है IL/IR और रेजोनेंस के केस में वो है IL/I। तो इंडक्टर करंट की वैल्यू कितना हो गया? Q × I हो गया। और हाई वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इंडक्टर करंट ग्रेटर देन अप्लाई करंट होगा फॉर द हाई वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, ये होगा। अगर मैं इसको फेजर फॉर्म में लिखूं कि IL का फेजर कितना होगा, तो इंडक्टर करंट लैग करता है, इसलिए -jQI हो गया। और -jQI को आप लिख सकते हो QI एंगल ऑफ -90 डिग्री। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर की बात अगर मैं कर रहा हूं कि IL/IR है तो ये IC/IR हो जाएगा। ये IC/IR तो ये IC हो गया। और रजिस्टर के करंट की वैल्यू को आप अप्लाई करंट के बराबर लिख सकते हो। ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो IC की वैल्यू कितना हो गया? Q × I हो गया। और क्वालिटी फैक्टर अगर हाई है तो कैपेसिटर करंट अप्लाई करंट से ज्यादा होगा, अप्लाई करंट से ज्यादा होगा। हाँ, अलग बात है इसका फेजर फॉर्म अगर मैं लिख रहा हूं, कैपेसिटर करंट का अगर मैं फेजर फॉर्म लिख रहा हूं तो कितना होगा? JQ × I, तो एंगल कितना होगा? QI एंगल ऑफ कितना? 90 डिग्री। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जितना आप करंट आप अप्लाई कर रहे हो उससे ज्यादा करंट तो इंडक्टर के क्रॉस है और कैपेसिटर के क्रॉस है। क्यों? क्योंकि हाई वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो ये सिर्फ रेजोनेंस के केस में हो सकता है। तो गुड कंसेप्ट है। तो मैं बोल रहा हूं पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस सर्किट इज आल्सो रिफर्ड एज करंट एम्पलीफायर सर्किट। क्या? करंट एम्पलीफायर सर्किट, बिकॉज करंट थ्रू इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर ग्रेटर देन कंपेयर टू अप्लाइड AC करंट सोर्स। जितना भी आपके पास करंट आप अप्लाई कर रहे हो उससे ज्यादा करंट तो एपीएस हो जा रहा है किसके क्रॉस? इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस, ड्यू टू हाई क्वालिटी फैक्टर। ऐसा डीसी नेटवर्क में कभी नहीं होता। अगर आप 10 एम्पियर का करंट सोर्स दे रहे हो और 2 ब्रांचेस कनेक्टेड है तो 10 से ज्यादा कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, बट यहाँ पे पॉसिबल है, इसलिए बहुत ही स्पेशल है। तो सीरीज आरएलसी को क्या बोले? रेजोनेंस पे अपन वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट। पैरेलल आरएलसी को क्या बोल रहे हैं अपन? करंट एम्पलीफायर सर्किट। तो दोनों का जो इंडिविजुअल जो करंट की वैल्यू है वो अप्लाई करंट से ज्यादा है। हाँ, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, कि दोनों का एडिशन आपके पास क्या होगा? फेजर सम। तो IL की वैल्यू जो है वो है -jQI और IC की वैल्यू है +jQI। तो ओवरऑल तो 0 होने वाला है। इसका मतलब दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो वो न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस पढ़ रहे हैं अपन, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। बट जब इंडिविजुअल बारे में बात करेंगे तो इंडक्टर करंट अप्लाई करंट से ज्यादा होगा, कैपेसिटर करंट अप्लाई करंट से ज्यादा होगा। सेम वैसे सीरीज आरएलसी में अगर दोनों वोल्टेज को ऐड कर दूं तो कैंसिल आउट। बट अगर इंडिविजुअल बात करूं तो इंडक्टर वोल्टेज हमेशा अप्लाई वोल्टेज से ज्यादा होगा, कैपेसिटर वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज से ज्यादा होगा। और ये जनरलाइज फॉर्म बोल दिया कि ω0 बाय बैंडविड्थ इज ऑलवेज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर। ये इतना हमको आइडिया रहना चाहिए। तो सीरीज आरएलसी की बात की हम लोग। जब आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हो तो एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम जब रहता है, एक आरएलसी नेटवर्क रहता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अगर आपको कंट्रोल सिस्टम का अगर आइडिया हो किसी को, तो कंट्रोल सिस्टम का अगर आपको आइडिया हो तो कंट्रोल सिस्टम में सीरीज आरएलसी का इंपेडेंस कितना होता है? सीरीज आरएलसी सर्किट का इंपेडेंस कितना होगा? जेड की वैल्यू कितना होगा?
जेड की वैल्यू होगा आर प्लस एल एस प्लस 1/CS। इसको अगर मैं अच्छे से सॉल्व कर लूँ तो एल सी एस स्क्वायर प्लस आर सी एस प्लस 1/LC ये जेड। मेरे को प्रॉपर फॉर्म चाहिए, LC से डिवाइड करो तो एस स्क्वायर प्लस R/LS प्लस 1/LC ये, और यहाँ से भी LC से डिवाइड कर दिए तो C कैंसिल आउट और S/L आ गया। इंपॉर्टेंट है कि ये दिस टर्म रिप्रेजेंट द मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। किसी को लगना नहीं चाहिए कि शायद तो न्यूमरेटर कंट्रोल सिस्टम, जब मैं बात करूंगा तब आपको आइडिया होगा कि जब भी जो भी मेन हमारा जो इक्वेशन होता है वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। मैं इंपेडेंस का फॉर्म लिख दिया तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि एक सीरीज RLC नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन S² प्लस R/LS प्लस 1/LC इक्वल टू 0 के बराबर होता है। दिस वन। अगर मैं बोलूं कि 2 जीटा ओमेगा n कितना होगा, यहाँ से ध्यान रखना 2 जीटा ओमेगा n की वैल्यू कितना होगा, 2 जीटा ओमेगा n। जो कंट्रोल सिस्टम जानते हो उनके लिए बात कर रहा हूँ, डैम्पिंग रेशियो की बात कर रहा हूँ। जो कंट्रोल सिस्टम जानते हैं, जो नहीं जानते उसको अवॉइड कर सकते हो। ओमेगा n की वैल्यू 1/√LC इक्वल टू R/L। तो बता आपके पास 2 जीटा की वैल्यू कितना हो गया, 2 जीटा की वैल्यू हो गया R√C/L। और सीरीज RLC नेटवर्क में क्वालिटी फैक्टर का आंसर कितना था, वो था 1/R√L/C। इसका मतलब है कि तो 1 क्वालिटी फैक्टर के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 1/2 जीटा के बराबर होता है इन केस ऑफ RLC नेटवर्क। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका मतलब अगर आपको डैम्पिंग रेशियो पता है तो क्वालिटी फैक्टर पता है, क्वालिटी फैक्टर पता है तो डैम्पिंग रेशियो पता है। जैसे ये मैं सेटिस्फाइड किया किसके लिए, सीरीज RLC के लिए, वैसे ही पैरेलल RLC के लिए भी आप सेटिस्फाइड कर सकते हो। एक पैरेलल RLC में अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए तो पैरेलल RLC सर्किट का आप एडमिटेंस लिख लो, वहां से आ जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो सेकंड ऑर्डर डोमिनेटिंग इक्वेशन होगा वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, उसके लिए ज्यादा आप वरी ना करें। जब आप वो पढ़ोगे तब देखना, जैसे मैं बोलूं कि एडमिटेंस कितना होता है एक पैरेलल RLC का, तो 1/R प्लस 1/LS प्लस कितना CS, ये हो गया RLS, R गया तो LS हो गया, LS गया तो R हो गया, और ये हो गया RLC S²। ये Y। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कोई मतलब नहीं इससे, बस RLC से डिवाइड कर दो तो S² प्लस RLC से डिवाइड किया, L कैंसिल आउट हो गया, S/RC आ गया, और RLC से डिवाइड किया तो 1/LC आ गया। 0 पुट कर दो आप इसको, मेरे को सेकंड ऑर्डर इक्वेशन चाहिए था। तो 2 जीटा ओमेगा n की वैल्यू कितना आ गया, बता 2 जीटा ओमेगा n की वैल्यू आ गया 1/RC, और ओमेगा n की वैल्यू आ गया 1/√LC इक्वल टू 1/RC। तो 2 जीटा की वैल्यू कितना आ रहा है, 2 जीटा की वैल्यू आ रहा है 1/R√L/C। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये क्वालिटी फैक्टर का आंसर है पैरेलल सर्किट के रेसिप्रोकल का, तो क्योंकि पैरेलल पढ़ रहे पर तो 1/QP आ गया या 1/Q आ गया। इसका मतलब है ये रिजल्ट सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, ये किसी के लिए चेंज नहीं होता है 1/2 जीटा। हाँ, दोनों का डैम्पिंग रेशियो अलग अलग है। सीरीज RLC नेटवर्क का जो डैम्पिंग रेशियो था वो अलग वैल्यू है, पैरेलल RLC के डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू अलग है। ये था कंट्रोल सिस्टम कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 1/2 जीटा होता है, वेयर जीटा इज द डैम्पिंग रेशियो। तो मैं बोला कि कोई 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स है उसको कुछ आइडिया नहीं है कंट्रोल सिस्टम का, तो वो इस वाले पोर्शन के लिए वरी ना करे, परेशान ना हो। मेरा तो काम है ज़्यादा से ज़्यादा बात करना, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग प्रोवाइड करना। कोई 4th सेमेस्टर में कंट्रोल नहीं पढ़ा है तो जब वो पढ़ेगा तब वो इस चीज़ को समझ पाएगा, तब तक उसके लिए उसको वरी नहीं करना। अगर वो जीटा ही नहीं जानता कि डैम्पिंग रेशियो क्या है तो नो वरी। मैं तो इसलिए बता दिया कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स ड्रॉपर लोग होंगे, 5th सेमेस्टर पास कर चुके होंगे, तो उनको तो आइडिया होगा, जस्ट कंपेरिजन किया। हाँ, किसी के लिए ये प्रॉब्लम वाला हो सकता है आपके पास कि सर आप न्यूमरेटर के रूट्स को, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि सर न्यूमरेटर के रूट्स को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल दिए। इसका मतलब है कि आपको बहुत नहीं आता है, बहुत गुड आइडिया नहीं है, इसलिए आप इतने जल्दी बोल नहीं पाओगे। मैं चाहता तो डिवाइडर रूल लगाता, वोल्टेज का गेन निकालता, वोल्टेज का रेशियो निकालता, और फिर ये वाला नंबर ना नीचे ला लेता, फिर मैं एडमिटेंस नहीं निकालता। तो अगर मेरे को बहुत आइडिया है तो मेरे को पता है मेरे को सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस के रूट्स की बात करना है, मेरे को ये देखना नहीं कि वो जो इक्वेशन है वो ऊपर है कि नीचे है। और जब आप बोलते हो ना कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट जो होते हैं पोल्स होते हैं, तो फिर मैं परफेक्टली लिखता वोल्टेज का रेशियो, करंट का रेशियो परफेक्टली। मेरे को चाहिए था सिर्फ सेकंड ऑर्डर, तो मैं इंपेडेंस की हेल्प लिया, वहां एडमिटेंस की हेल्प लिया। तो इसके लिए आप वरी ना करें कि सर वो तो न्यूमरेटर में चला गया, जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। आपको तो सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए था, ठीक है, निकाल लिया। पर मैं बोला कि दोनों का डैम्पिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी फैक्टर 1/2 जीटा के बराबर होता है, जैसे आप देख पा रहे हो। दोनों का क्वालिटी फैक्टर का आंसर अलग है, दोनों के जीटा का आंसर अलग है, बट रिलेशनशिप सेम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो एक गुड आइडिया आपको होना चाहिए। फिर मैं बोला कि एक सीरीज RLC रेजोनेंट सर्किट एक वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट होता है, एक पैरेलल RLC रेजोनेंट सर्किट करंट एम्पलीफायर होता है। तो हमको रीजनिंग पता होना चाहिए कि वाई वोल्टेज एम्पलीफायर, वाई करंट एम्पलीफायर, ये अपने को पता होना चाहिए। और फिर अगर मैं बोलूं कि ओवरऑल अगर मैं ये 4 पॉइंट पे बात करूं कि ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या, ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगे जब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। तो कैसे, अगर मैं बोलूं कि आपके पास रेजोनेंस के केस में इंडक्टर वोल्टेज क्या होता है, तो इंडक्टर वोल्टेज होता है प्लस JQV एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर वोल्टेज कितना होता है, तो -JQV।
तो क्यू बी एंगल ऑफ -90 डिग्री। ये अगर मैं बोलूँ कि इंडक्टर करंट कितना होता है, इंडक्टर करंट कितना होता है, तो इंडक्टर करंट होता है -jqi, तो qi होता है आपके पास एंगल ऑफ -90 डिग्री। और ये कैपेसिटर करंट हमको तो पता है कैपेसिटर करंट लीड करता है, तो प्लस jqi, तो qi एंगल ऑफ +90 डिग्री। ये कैपेसिटर करंट, ये इंडक्टर करंट, ये कैपेसिटर वोल्टेज, इंडक्टर वोल्टेज। ये चार चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेजर से रिलेटेड है। ऑलरेडी अपने को आइडिया है कि इंडक्टर वोल्टेज लीड करता है 90 से, कैपेसिटर वोल्टेज लैग करता है 90 से, इंडक्टर करंट लैग करता है 90 से और कैपेसिटर करंट लीड करता है। पॉइंट ऑलरेडी अपने को पता है, इसको अपन यूज कर लिए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो इससे ये पता चलता है, ऊपर के दो रिजल्ट सीरीज आरएलसी के, नीचे के दो रिजल्ट पैरेलल आरएलसी के, इससे ये पता चलता है कि इंडक्टर का वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज से ज्यादा है, कैपेसिटर का वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज से ज्यादा है, इंडक्टर का करंट अप्लाई करंट से ज्यादा इन केस ऑफ पैरेलल आरएलसी, और कैपेसिटर का करंट भी अप्लाई करंट से ज्यादा है। इसका मतलब ये करंट एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर, ये है कंसेप्ट। तो मैं क्वालिटी फैक्टर के टर्म्स में बात किया, और जो स्टार्टिंग का जो डेरिवेशन था वो आपको किसी को बताना नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी फैक्टर क्या चीज है। हाई क्वालिटी फैक्टर आपको चाहिए क्योंकि एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी आप ज्यादा चाहते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज आरएलसी में क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल आरएलसी में क्या फॉर्मूला है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट और बैंडविड्थ का क्या रिलेशन, ये पता होना चाहिए। और अगर आप कंट्रोल सिस्टम जानते हो तो क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ डैम्पिंग रेशियो क्या होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार पता आपको क्वेश्चन के साथ है, एक सिंपल सा ट्रांसफर फंक्शन लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, कुछ नहीं करना, वहां से जीटा निकालो, 1/2 जीटा करो और आंसर क्वालिटी फैक्टर का आंसर। बट इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, इससे हायर ऑर्डर कोई कभी देता ही नहीं, ना कोई देगा कभी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई थर्ड और फोर्थ ऑर्डर दे दिया और बोला फाइंड द क्वालिटी फैक्टर, ऐसा नहीं होगा। कुछ भी चीज सॉल्व आपसे नहीं करवाएंगे कि कुछ भी करवा रहे, परफेक्टली जो चीजें होती टेक्निकली वही आपसे करवाएंगे। तो ये ओवरऑल क्वालिटी फैक्टर का इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी फैक्टर, सीरीज आरएलसी एज वेल एज पैरेलल आरएलसी। इतना किसी को पता होना चाहिए क्वालिटी फैक्टर के बारे में। अब मेरा जो रेजोनेंस का बेसिक कंसेप्ट था वो मैं पूरा दे चुका हूं। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, देखेंगे वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वहां पे क्या सोचना होता है, एक गुड थॉट प्रोसेस कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब अपन सोचेंगे। तो ये एक क्वालिटी फैक्टर पे बेस्ड बात हो गई। तो मेरे को लगता है आपको गुड आइडिया हुआ होगा कि कैसे हमको क्वालिटी फैक्टर के कौन कौन से रिजल्ट याद रखना है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ आएगा कि कौन कौन से रिजल्ट कैसे कैसे यूज होंगे। अभी अपन टॉपिक पढ़े, अब एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके।